तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 50 ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे, 50 ऐसी टोटल हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को देखेंगे जो कि आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर देंगी। यकीन मानिए यदि अभी तक आप इंग्लिश नहीं समझते हैं, नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आपने अभी तक हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को अच्छे से नहीं समझा है, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैज हैव के साथ बिन जवाब लगाते हैं। जैसे हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं ना, तो इनका मतलब क्या होता है, हिंदी में इनका मतलब क्या होता है। देखिए पहली बात तो ये कि जब भी आप हैज और हैव के साथ बिन लगाते हैं तो यहां पर इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में बनेगा। किस में बनेगा? पैसिव में। और इसका जो मीनिंग होगा वो होगा किया जा चुका है या फिर हो गया है। कोई काम किया जा चुका है या कोई काम हो गया है। अब जब ये पैसिव में बनेगा तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट पहले नहीं लिखना है, अब क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको लिखना है हैज हैव के साथ बिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और लास्ट में जो भी आपके वर्ड्स बच जाते हैं उनको आपको लिख देना है। देखिए मुझे पढ़ाया गया है, मुझे पढ़ाया गया है, तो मैं बोल सकता हूं आई हैव बीन टॉट, आई हैव बीन टॉट, मुझे पढ़ाया गया है। उसे दिखाया गया है, उसे दिखाया गया है, तो बोल सकते हैं इट हैज बीन वॉच्ड, इट हैज बीन वॉच्ड। तो देखिए काम जिसने किया है ना वो यहां पर अवेलेबल नहीं है, जिस पर काम किया गया है वो अवेलेबल है। मुझे पढ़ाया गया है यानी कि मुझ पर काम किया गया है, उसे दिखाया गया है तो उस पर काम किया गया है, और जो दिखाने वाला है वो गायब है। यहां पर जो पढ़ाने वाला है वो गायब है। मतलब जब सेंटेंस में या किसी काम में सब्जेक्ट को यानी कि काम को करने वाले को छुपा दिया जाता है या हाइड कर दिया जाता है, वहां पर सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, आगे देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश के क्लास नोट्स मिलेंगे, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स। और यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई इशू आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारी यदि जो ई बुक्स हैं उनको परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और देखिए वीडियो के नीचे ना आपको कुछ बुक्स दिख रही होंगी, है ना, उन पर क्लिक करके भी आप इनको जो है परचेज कर सकते हैं। ये ई बुक है, पीडीएफ के रूप में मिलेंगी, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मेक। अब मेक का मतलब आज तक आपने सुना है बनाना, है ना, कोई चीज बनाना, लेकिन मेक का मतलब होता है कोई काम करवाया, कोई काम करवाऊंगा, कोई काम करवा रहा हूं। यानी कि आप किसी को मतलब आप किसी को फोर्स करते हैं या किसी को बेला फुसला लेते हैं किसी काम को करवाने के लिए, वहां पर आप मेक का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए अब यहां पर जो मेक है ना उसको आप अलग अलग टेंस में अलग अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर मेक रहेगा, कहीं पर मेड रहेगा, कहीं पर मेकिंग हो जाएगा, तो कहीं पर मेक्स हो जाएगा। देखिए कैसे, उसने मुझे पढ़वाया, मतलब मैं खुद पढ़ना नहीं चाहता था परंतु उसने मुझे पढ़वाया। ही मेड मी स्टडी। अच्छा ये मेड क्यों हुआ? क्योंकि सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनेट का, और पास्ट के इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसे समझाऊंगा, तो मैं बोल सकता हूं आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझाऊंगा। मैंने उसे समझाया, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, इस तरह से बता सकते हैं। आगे देखिए, उसने हमें दिखवाया, उसने हमें दिखवाया, ही मेड मी वॉच, ही मेड मी वॉच। तो इस तरह से आप मेक का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग सेंसेज में, कहीं पर मेक, कहीं पर मेड, कहीं पर मेकिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके टेंस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है सपोज्ड टू। सपोज्ड टू का मतलब होता है कुछ करने की उम्मीद की जाती है, या फिर कोई व्यक्ति जब किसी से किसी काम की उम्मीद करता है कि भाई मेरे हिसाब से ना इसको ये करना चाहिए, मुझे इससे ना ये उम्मीद है, तो वहां पर आप सपोज्ड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर समझिए। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सपोज्ड टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, तो बोल सकते हैं दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू आर सपोज्ड टू गो देयर, यू आर सपोज्ड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए।
हमें अब पढ़ना चाहिए, तो बोल सकते हैं वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। अब ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इनका एक एक करके मतलब समझिए। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, मतलब हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि भैया उन्हें ना हमारी मदद करनी चाहिए, उन्हें शर्म नहीं आती, हम इतनी मतलब इतनी प्रॉब्लम में है, इतनी समस्या में, और फिर भी वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। मतलब हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, मतलब तुमसे ऐसा सपोज किया जा रहा है। ठीक है, तुमसे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू आर सपोज्ड टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए। वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ, हमें अब पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आप सपोज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है, कुछ होने वाला है। ठीक है, अब ये जो अबाउट टू है ना, इसको आप प्रेजेंट में, पास्ट में, दोनों में यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप कई बार बोलते हैं ना वो आने वाला है, हम जाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, तो वहां पर आप अबाउट टू का ही इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट में यदि आपको सेंटेंस बनाना है तो इज एम आर, पास्ट में बनाना है तो वाज वर्ब, उसके बाद अबाउट टू वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वह आने वाला है तो बोल सकते हैं ही इज अबाउट टू कम। ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है। तुम सोने वाले थे तो बोल सकते हैं यू वर अबाउट टू स्लीप। यू वर अबाउट टू स्लीप, तुम सोने वाले थे। आगे देखिए, हम देखने वाले हैं। वी आर अबाउट टू वॉच। वी आर अबाउट टू वॉच, तो हम देखने वाले हैं। तो कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है और पास्ट में करने वाला था, दोनों में ही अबाउट टू लगेगा। आपने देखा ये जो बीच वाला सेंटेंस है, तुम सोने वाले थे, ये सेंटेंस है पास्ट का। अब देखिए इसमें हमने वाज वर्ब का इस्तेमाल कर दिया, ये दोनों प्रेजेंट के थे तो इज एम आर का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अपने हिसाब से आप ऐसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा इसमें कैन हैव टू। कैन हैव टू, कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, कुछ करना पड़ सकता है, किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ सकता है, वहां पर आप कैन हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको कैन हैव टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अच्छा, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, करना पड़ सकता है, मतलब किसी को कुछ करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है। ठीक है, ये वाला सेंस है यहाँ पर। जैसे कि उसे जाना पड़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है। अब कई बार आप बोलते हैं ना यार तुम्हें ना वहां जाना पड़ सकता है, मतलब आप कैन हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे? ही कैन हैव टू गो। ही कैन हैव टू गो, तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू स्टडी। यू कैन हैव टू स्टडी, तुम्हें या फिर उन्हें सोचना पड़ सकता है। दे कैन हैव टू थिंक। दे कैन हैव टू थिंक। तो इस तरह से आप कैन हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, करना पड़ सकता है, किसी को कुछ करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है इज एम आर। इज एम आर का मतलब होता है कि आप इनको प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करोगे और यहां पर इनका जो मतलब है वो कंटिन्यूटी को दिखाना है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है प्रेजेंट में। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होगा सेंटेंस को बनाने के लिए, वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा उसमें, फिर इज एम आर में से कोई एक आएगा, वो आपके सब्जेक्ट को डिपेंड करेगा। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए, वे खेल रहे हैं, मतलब वो खेलने के काम को भी कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? दे आर प्लेइंग। पापा घर जा रहे हैं, पापा इज गोइंग टू होम। पापा इज गोइंग टू होम। मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं क्या देख रहा हूं? टीवी देख रहा हूं। तो इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट हैविंग टू। इसको मैंने थोड़ा सा ना नेगेटिव में ले लिया है। ठीक है, तो नहीं पढ़ रहा है, किसी को कोई काम करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वहां पर आप नॉट के साथ हैविंग टू लगाएंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट, फिर हैविंग टू आएगी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी। आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना नहीं पड़ रहा है। ही इज नॉट हैविंग टू प्ले। ही इज नॉट हैविंग टू प्ले, उसे खेलना नहीं पड़ रहा है। तुमको खाना नहीं पड़ रहा था। यू वर नॉट हैविंग टू ईट। यू वर नॉट हैविंग टू ईट, तुमको खाना नहीं पड़ रहा था। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं नॉट हैविंग टू का। ठीक है, किसी को कोई काम करना नहीं पड़ रहा है, अगर पास्ट में बनाना है तो करना नहीं पड़ रहा था। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी इज एम आर, पास्ट में लगेंगी वाज वर। आगे देखिए, नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है
चाहिए था, किसी को कोई काम करना चाहिए था, वहां पर आप शुड के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना, तुम्हें जाना चाहिए था, उसे आना चाहिए था, हमें पढ़ना चाहिए था, तो आप शुड हैव लगाएंगे। कैसे? सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर शुड हैव लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन। उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन, उसे देखना चाहिए था। हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन। तो इस तरह से किसी को कोई काम पास्ट में करना चाहिए था, वहां पर आप शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हैविंग टू। अधिक देखिए, हमने अभी इसको पीछे नेगेटिव में पढ़ा था, नहीं पढ़ रहा है ना, किसी को कोई काम करना नहीं पढ़ रहा है। लेकिन यदि इसको नेगेटिव में नहीं बल्कि सिंपल हम देखें तो इसका मतलब है कि किसी को कोई काम करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, पास्ट में कोई काम करना पड़ रहा था। लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि मतलब ये मजबूरी को दिखा रहा है एक तरह से, मतलब आपको यार वो काम ना मजबूरी से करना पड़ रहा है, आपका मन नहीं है उस काम को करने का, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हैविंग टू वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको नाचना पड़ रहा था, अच्छा, यू वर हैविंग टू डांस, तुमको नाचना पड़ रहा था। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है कुड हैव। कुड के साथ जब आप हैव लगाएंगे तो दो सेंस निकलेंगे, एक किसी काम को कर सकते थे, दूसरा किसी के पास कुछ हो सकता था पास्ट में। ठीक है, यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार। वह यहां आ सकता था, ही कुड हैव कम हेयर, ही कुड हैव कम हेयर। ठीक है, तो इस तरह से आप कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के पास कुछ हो सकता था या फिर कोई किसी काम को कर सकता था पास्ट में। अब देखिए, अब हम देखेंगे फॉर और सिंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज के बाद आप कभी नहीं होंगे। फॉर का और सिंस का, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो फॉर का इस्तेमाल किया जाता है समय अवधि के लिए, टाइम ड्यूरेशन जब आप बताते हैं तब आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक निश्चित समय बताते हैं कि भाई इस समय से चालू हुआ, कोई भी काम इस समय पर खत्म हुआ, ठीक है, इस समय से स्टार्ट हुआ, तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। समय अवधि यानी कि टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि 2 घंटे से, 3 दिनों से, 2 महीनों से। ये क्या दिखा रहे हैं, वर्ड्स हैं जो 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिनों, 3 दिनों, 2 महीनों, ये दिखा रहे हैं आपकी ड्यूरेशन, अवधि, समय अवधि, कितने समय से काम चल रहा है, कितने समय काम हुआ था, है ना, वही तो दिखा रहे हैं। लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं, 2 बजे से, 21 तारीख से, अप्रैल से, 2007 से, क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि जो फिक्स टाइम है ना काम को स्टार्ट होने का, खत्म होने का, उस टाइम को दिखा रहे हैं, फिक्स बिल्कुल 21 तारीख से, 2 बजे से, अप्रैल से, 2007 से, फिक्स टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। आगे देखिए, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। तो प्रेजेंट के जो परफेक्ट कंटिन्यूएशन है उसका एग्जांपल है। अब देखिए, ही हैज बीन प्लेइंग, वह सुबह से खेल रहा है। अब सुबह से, अब सुबह क्या है, फिक्स टाइम है, तो सिंस लगेगा, सिंस। अब यहां पर जो आपका लास्ट में है मॉर्निंग, वो आपको लिख देना है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। एक और देखिए, अब यदि हमें ऐसे बोलना है वह 2 घंटे से खेल रहा है, 3 दिनों से खेल रहा है ना, यहाँ पर सुबह को हटा करके 2 महीनों से खेल रहा है, तो अब आपको सिंस का नहीं, अब आपको फॉर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन है। 2 बजे से आए, 21 तारीख से आए, अप्रैल से आए, यानी कि फिक्स टाइम आए तो सिंस। ठीक है, और जैसे सुबह शाम हो गया, ये भी फिक्स टाइम है। और यदि ऐसा आए 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, तो आपको लगाना है फॉर। ठीक है, आगे देखिए, हैड बीन। हैड बीन का मतलब होता है काम किया जा चुका था, कोई काम किया जा चुका था या फिर कोई काम हो चुका था, वहां पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर सेंटेंस पैसिव में होगा तो उसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। काम को किया नहीं गया था, द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन, काम को नहीं किया गया था। मुझे घर भेजा गया था, आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम, मुझे घर भेजा गया था। तो इस तरह से आप हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर ये सब क्या है, पैसिव में है। नेक्स्ट है एबल टू।
एबल टू का मतलब होता है लायक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लायक है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर एबल टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वह यह करने के लायक था। ही वॉज एबल टू डू दिस, ही वॉज एबल टू डू दिस। तुम वहां नहीं जा सकते, मतलब तुम वहां जाने के लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम वहां चले जाओ। तो यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यू आर नॉट एबल टू गो देयर, आप वह नहीं कर पाओगे। यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। इस तरह से आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दरवाजा खुलने के बाद आया है डिड। डिड का मतलब है किसी ने कोई काम नहीं किया पास्ट में, क्योंकि ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो या फिर ही डिडंट गो। आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो, क्या वे नहीं गए। तो इस तरह से आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है काम को करना पड़ेगा, वो भी आने वाले समय में। तो आने वाले समय में किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ेगा, आप इस्तेमाल करेंगे विल हैव टू का। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल हैव टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले, यू विल हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ेगा, दे विल हैव टू वॉच, दे विल हैव टू वॉच। उन्हें देखना पड़ेगा, तो किसी को कुछ करना पड़ेगा, विल हैव टू आएगा। आगे है यूज्ड टू के साथ हैव, मतलब पास हुआ करता था, किसी के पास कुछ हुआ करता था। कब, पास्ट में, ठीक है, भूतकाल में। देखिए हमारे पास एक BMW हुआ करती थी, अब इतना फेंकने की जरूरत नहीं है पर हम वैसे बना रहे हैं सेंटेंस को। भैया हमारे पास ना एक BMW हुआ करती थी, तो मैं कैसे बोलूंगा, वैसे तो डायलॉग है पर मैं बोल सकता हूं वी यूज्ड टू हैव ए BMW कार। हमारे पास एक BMW कार हुआ करती थी, उसके पास 1 करोड़ रुपए हुआ करते थे। अब बहुत से बोलते हैं ना भाई उस जमाने में ना उनके पास 1 करोड़ रुपए हुआ करते थे। ही यूज्ड टू हैव 1 CR रुपीज, ही यूज्ड टू हैव 1 CR रुपीज। मेरे पास एक कार हुआ करती थी, वी यूज्ड टू हैव ए कार, वी यूज्ड टू हैव ए कार। तो इस तरह से आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैड टू। हैड टू का मतलब होता है काम को करना पड़ा या काम करना पड़ता था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। तो किसी को कुछ करना पड़ा या करना पड़ता था, हैड टू आएगा। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या रहा होना चाहिए, किसी को कहीं पर होना चाहिए या किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए, दोनों में ही शुड बी लगेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। उसे घर पर होना चाहिए तो बोल सकते हैं ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। मुझे खेल रहा होना चाहिए। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। तो किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए या कहीं पर होना चाहिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुड बी का। नेक्स्ट है वुड के साथ हैव। वुड हैव बोलते हैं ना आप, इसके देखिए 2 सेंस हैं, एक तो काम कर लिया होगा या कर चुके होंगे, एक किसी के पास कुछ होगा। इन दोनों में फर्क क्या है, पहले में आएगा वर्ब और दूसरे में विदाउट वर्ब, ठीक है। देखिए अच्छा, इसका एग्जांपल जो है किसी काम को कर लिया होगा या कर चुके होंगे, इसके एग्जांपल मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है। यदि आपको इसका एग्जांपल पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आगे देखिए विल बी। विल बी का मतलब होता है होगा या रहा होगा, मतलब कोई कहीं पर होगा आने वाले समय में या कोई कुछ काम कर रहा होगा आने वाले समय में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल बी आएगा, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। बोलते हैं कई बार भाई घर पर होगा, देख ले जाके, है ना, लेकिन ये फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट की नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। राहुल पढ़ रहा होगा, राहुल विल बी स्टडिंग। नेक्स्ट है वुड हैव के साथ V3, वो खेल लिए होंगे, दे वुड हैव प्लेड। समझ में आया कौन से एग्जांपल्स हैं, ये जो वुड हैव है ना इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर इसमें बता दिया अगले में कैसे देंगे, वो मजाक कर रहा था मैं। तो देखिए
इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। वो खेल लिए होंगे, दे वुड हैव प्लेड, दे वुड हैव प्लेड। वह पढ़ लिया होगा, ही वुड हैव स्टडीड, वो जा चुके होंगे, दे वुड हैव गॉन, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है विल बी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे है नॉट एबल टू। नॉट एबल टू का मतलब होता है कोई किसी काम को करने के योग्य नहीं है। स्ट्रक्चर वो सेम है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर एबल टू, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तुम जाने के योग्य नहीं हो, यू आर नॉट एबल टू गो। वह देखने के योग्य नहीं है, ही इज नॉट एबल टू वॉच। मैं खाने के लायक नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू ईट। क्यों भैया, मेरी दाढ़ में दर्द है इसलिए मैं खाने के लायक नहीं हूं, ठीक है। मतलब अभी मैं अनेबल हूं, ठीक है, खाने के लायक नहीं हूं। नेक्स्ट है हैज हैव। देखिए हैज हैव का इस्तेमाल एक तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, जहां पर इसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इनका मतलब आपको हिंदी के सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जब आपको इनका इस्तेमाल करना है। चुका है, लिया है, ली है, दी है, लिया है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स। जैसे कि वह गया है तो बोल सकते हैं ही हैज गॉन। उसने एक किताब खरीदी है, ही हैज बॉट अ बुक। उसने पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। डूडल्स का मतलब है कि इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में इस्तेमाल करना है कि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है। डूडल्स के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ये बात आपको याद रखना है। और नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट भी आ जाएगा। जैसे कि वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते हैं, यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते, डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। तो हमारे जो ये कोर्स है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारे जो ई बुक्स हैं उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।